अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरसलान है, आप लोग जानते होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इसका जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था वो ये था कि पाकिस्तान से बाहर कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट हम लोगों ने इसका यूट्यूब पे बनाया, लेकिन आप लोगों की ख्वाहिश थी कि सर आपसे थोड़ा सा मिलना चाहते हैं और मिलके कुछ सवालात हैं आपके, तो इसलिए हमने ये सेशंस का अरेंज करते हैं हम लोग। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आज हम सिर्फ एक ही कंट्री को डिस्कस करें, ताकि हमारी जो ये आज की सेशन है, जो वर्कशॉप है, ये एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स ना हो जाए। और कोशिश करूँगा ज़्यादा टाइम आप लोगों के सवाल जवाब के साथ लगाऊं। थोड़ा सा पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये जो कंट्री है कनाडा, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत सारी हैं। और आप लोगों के ज़हन में जो सवालात थे कि सर वाई कनाडा और ये अचानक कनाडा, ये वाई कनाडा और अचानक कनाडा, ये एक आजकल पाकिस्तानियों के ज़हन में आ रहा है कि सर कनाडा मुल्क तो कब का बना हुआ है, लेकिन ये आजकल ज़्यादा पैनिक क्रिएट क्यों हुआ है, हर बंदा कनाडा की बात क्यों कर रहा है। तो इस पे थोड़ी सी पहले मैं रोशनी डाल देता हूँ। भैया बात ये हुई कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोविड के बाद ये फैसला किया कि यार हमें तो इमिग्रेंट्स चाहिए, क्योंकि जो उनके पास इमिग्रेंट्स थे उन्होंने कोविड के अंदर उनको वापस भेज दिया कि भाई अपने अपने मुल्क में चले जाओ, हालात बेहतर होंगे तो फिर हम वापस बुला लेंगे आपको। तो हालात तो बेहतर हो गए, लेकिन वो लोग जो चले गए थे उनको आदत हो गई वर्क फ्रॉम होम की। और जिन कंपनीज ने उनको हायर किया हुआ था उनको भी एक ऐसा फैसिलिटी मिल गई कि यार उन्हें कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, काम उनका वर्चुअली होने लग पड़ा। तो बारों बार उनकी सैलरी चली जाती थी, सारा काम था। अब एक असूल है टैक्सेशन का कि यार जिस कंट्री में पैसा लैंड करता है ना, वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब पैसा लैंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है जो कि पहले कनाडा में था, अब वो वापस आ गया पाकिस्तान में बैठ के कैनेडियन कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो अब वो पाकिस्तान में बैठा ना, सैलरी उसकी कहां पर आ रही है, उसके पाकिस्तानी अकाउंट में। अब जब पाकिस्तानी अकाउंट में आ रही है तो इसका मतलब है वो यहां पर लायबल है टैक्स का, यहां पर वो टैक्स पे करेगा। अब जब आबादी निकल गई कनाडा से और आबादी आ गई बाहर अपने अपने ममालिक में, कोई इंडिया चला गया वापस, कोई बांग्लादेश चला गया, मलेशिया चला गया, पाकिस्तान आ गया, तो इमिग्रेंट्स हो गए कम। अब ये जो बड़े मुल्क है ना, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर इनका जो सर्कल है ना इकोनॉमी का, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन टैक्स का, टैक्स कलेक्शन का। हम लोग तो यहाँ पे टैक्स में बड़े माड़े हैं ना, हमारा सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सके, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जबरदस्त है। अब हुआ ये कि सब लोग आगे वापस, इनकी सैलरीज इनके अकाउंट में आती थी, कैनेडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था। सेकेंडली वहां पर कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहां पर हर टाइम वैकेंसीज रहती हैं। मौसम सर्द है, लोग जाते हैं अपना पीआर लेते हैं, पीआर लेने के बाद अपना पासपोर्ट लेते हैं, जिस दिन पासपोर्ट हाथ में आता है वो कनाडा को खैरबाद कह के किसी और कंट्री में निकल जाते हैं। कोई यूके चला जाता है, कोई दुबई जाके शिफ्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं यार कनेडियन पासपोर्ट आ गया, पूरी दुनिया हमारी है, हम जहाँ मर्जी जाके सेटल हो जाए, तो जाके दुबई जाके अपनी जिंदगी गुजारते हैं सुकून से, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। अब जब ये वाला एक सिस्टम होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि 5 साल में पीआर मिल गई, बल्कि पांच क्या 3.5 साल के अंदर सॉरी सिटीजनशिप मिल जाती है पीआर के बाद। तो अब हुआ ये कि लोग जाते हैं, जैसे लिया हर 3 साल बाद वापस, 10 ट्रक ड्राइवर गए वापस, अगले 10 गए वापस। तो लोगों के जहन में ये सवाल था ना कि सर इतना बंदा, हर बंदा कनाडा जा रहा है, तो इतने लोगों को वो कंज्यूम कैसे करते हैं। कंज्यूम इसलिए कहते हैं कि एक बैच निकल जाता है अगला आ जाता है, एक बैच निकल जाता है अगला आ जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है ना, हर साल एडमिशन हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो बंदा कहता है कि यार ये लोग इतना एफएससी जिन्होंने किया ये कैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वो इसलिए चले गए पिछला बैच निकल गया। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। बहुत कम आबादी ऐसी है जो वहां पे रुकती है, क्योंकि मौसम बहुत सर्द है, माइनस में टेम्परेचर है, घर से बाहर की कोई लाइफ ही नहीं है। कुछ एरियाज में है लेकिन मेजोरिटी में नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कि भाई लोग निकलते क्यों हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि कनाडा ने इमिग्रेशन की ओपन किया। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ जो कि सबसे अहम है कि सर ये आजकल ही कनाडा इतना बूम पे क्यों है। तो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। कोविड के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई चूंकि हम अपनी खपत पूरी नहीं कर पा रहे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी इमिग्रेंट्स की वो पूरी नहीं हो रही किसी भी फील्ड के अंदर। पायलट प्रोग्राम उनका चल रहा है, नेशनल नॉमिनी जो उनका है, इसके अलावा जो उनका प्रोविंशियल नॉमिनी है वो भी चल रहा है, नहीं पूरी हो रही। आखिरकार उन्होंने कहा यार अच्छा हम विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो शख्स विजिट वीजा पे आया हुआ है ना 2023 फरवरी तक, उसके पास ये मौका है कि वो अपना स्टेटस कन्वर्ट करवा सकता है विजिट वीजा से वर्क वीजा पे।
अब वर्क वीज़ा पे जाने का मतलब ये है कि अगर वो वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट होता है तो 1 साल के बाद वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पीआर के लिए एलिजिबल हो गया तो इसका मतलब 3 साढ़े 3 साल अगर वो वहाँ रह जाता है तो वो पासपोर्ट यानी कि सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब जब एलिजिबिलिटी उसकी पूरी हो गई, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक अट्रैक्शन दी, कब तक? फरवरी 2023 तक। अच्छा, फरवरी आ गया, 2023 भी आ गुजर गया, 2023 सॉरी है, फरवरी गुजर गया। अब हुआ ये कि उनकी रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने सेम प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया। कब तक? 2025 तक। अच्छा, जब तक तो ये 2023 फरवरी तक था ना, लोगों को इतना क्लियर नहीं था। क्यों? उस टाइम उन्होंने विजिट वीजा को अलाउ जरूर किया था, लेकिन विजिट वीजा लेना बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तानी अप्लाई करते थे, यूजुअली रिफ्यूज हो जाता था। 2023 फरवरी के बाद से जितने केसेस अप्लाई हुए हैं उनमें कामयाबी की शरह बहुत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे पहले अगर 100 लोग अप्लाई करते थे तो 10 का लगता था। अब अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 50-60 का लग जाता है। मींस के शरह बढ़ गई, सक्सेस स्टोरी भर गई विजिट वीजा की। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त वे है। हम जाते हैं विजिट वीजा से कनाडा के अंदर जॉब तलाश करते हैं, जॉब मिल गई, 1 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद हम अपने पीआर के ट्रैक पे आ जाएंगे। लोगों को ये रास्ता आसान लगने लग पड़ा। ठीक है। और आसान की एक और वजह भी है, बाकी जितने पीआर के मेथड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आइल्स रिक्वायर है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो आपको एकेडमिक आइल्स करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आइल्स का नाम सुन के उनकी टांगे कांपने लग पड़ती हैं। अब दूसरा तरीका ये था कि आप जनरल आइल्स करते हो अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि उनके फेडरल स्किल प्रोग्राम है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको एक एजुकेशन चाहिए, एक स्किल सेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आइल्स चाहिए आपको। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पाइन पैसा है, पढ़ाई शढ़ाई नहीं की। उनके लिए ये एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकल आई विजिट वीजा की, कि सर पैसा है, ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈजान क्यों नहीं हल हैगा? ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ जॉब ਲੱਭ ਲਓ। ਹੁਣ कहते भाईजान जॉब ही नहीं लगती, कोई मसला नहीं, वहां पे जॉब खरीदी भी जाती है। LMIA अप्रूव्ड, जो कि उनकी लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वहां से जो जॉब्स मिलती हैं यूजुअली वो पेड होती हैं। अगर आप खुद वहां जाके लो तो आप कम से कम 15,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर के अंदर मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एजेंट के थे चढ़ जाओ तो कोई आपसे 60,000 70,000, मैंने यहाँ पर एजेंट्स को 1-1 लाख डॉलर लेते हुए भी देखा है। देखा क्या, सुना है, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि सर हमने अभी अपने क्लाइंट को ये प्रोविंशियल नॉमिनी की 1 लाख डॉलर की जॉब मैनेज करके दी है। खैर वो जिसने ली है वो नाम भी बड़े हैं, तो वो पे कर सकते हैं यार। कनाडा के लिए लोग सारा कुछ अपनी जायदाद बेच के चले जाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि वो ये वाली हरकत करें। क्यों? चीजें यहाँ से बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही होती हैं, जब आप वहां पे लैंड करते हो ना तो फिर आपको पता चलता है कि आप किधर आ रहे हो। हाँ, मैं ये सब कुछ जरूर रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, विजिट वीजा जरूर लगवाओ। विजिट वीजा लगवाओ, कनाडा में जाओ, घूमो फिरो, जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करो। अगर तो आपको लगता है कि यस दिस इज अ कंट्री जिसकी मैं तलाश कर रहा था और मैं अपनी फैमिली के साथ इस माहौल के अंदर सेटल हो सकता हूँ, चले जाओ, ले जाओ फैमिली। लेकिन आपको अगर महीने 2 महीने के अंदर रियलाइज होता है कि नहीं भाई, लाहौर लाहौर है, यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान है, यहाँ कराची की जो बिरयानी है भाई वो यहाँ नहीं मिलती, मैं तो कराची से नहीं निकल सकता, जैसा मर्जी है अपना मुल्क है मैंने नहीं निकलना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज फेस करते देखी है कि भाई यहाँ से वो अपनी कश्तियां बोरियां बिस्तर जला जलू के चले जाते हैं, वहां जाके उन्हें एहसास होता है कि यार गलती हो गई। तो विजिट वीजा में कम से कम आपके पास ये गुंजाइश मौजूद होती है कि यार आप विजिट एज ए विजिटर हो ना, आप विजिट वीजा पे गए हो, घूमो फिरो, देखो, नहीं पसंद आता वापस आ जाओ। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो बेनिफिट क्या? आपके पास आइल्स की शर्त नहीं है विजिट वीजा के अंदर। विजिट वीजा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, नंबर 2 आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैंने बहुत सारे नए पासपोर्ट पे भी वीजाज लगते देखे हैं। अच्छा यहाँ रख दें, मैं अभी सवाल लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि नया पासपोर्ट भी हो तो वीजा लग जाता है अगर पीछे बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। एम्बेसी ये देखती है कि यार ये वहां जाके स्किप तो नहीं हो जाएगा, गायब तो नहीं हो जाएगा, तो वो ये देखते हैं कि इसके पास फाइनेंशियली इतना गुड है। ट्रैवल हिस्ट्री वो इसलिए देखते हैं कि भाई जिस मुल्क में गया वहां से वापस भी आया या नहीं आया। वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क में कोई इलीगल स्टे करे। ठीक है। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कुछ सख्तियां लगाई हुई हैं। एक सवाल आया। अच्छा जी, सर कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है?
अगर तो देखें जी एक बंदा जा रहा है फैमिली का, तो यूजुअली 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि इतने पैसे आपके पास होने चाहिए, और कोशिश करें कि ये पैसे 6 महीने तक सस्टेन करें, आपके अकाउंट में पड़े रहें। मतलब पता हो कि यार ये आपके पास सेविंग पड़ी है और पिछले 6 महीनों से पड़ी आ रही है। एम्बेसी ये भी देखती है कि भाई अगर आप जा रहे हो, पीछे आपके घर वालों का वाली वारस कौन होगा, वो भूखे तो नहीं मर जाएंगे, सारे पैसे आप लेके कनाडा तो नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने एक बैलेंस देखना होता है कि यार कितने फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, उस बेस पे वीज़ा लगता है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होता है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की होती है और उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है। एक और बात भी, एजेंट हजरात जो यहाँ पर डन बेसिस की बात करते हैं, खुदारा खुदारा कभी डन बेसिस पे वीज़ा ना लगवाएं। उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे दें, जो उनकी जेन्युइन फीस है $100 लेता है, कोई $200 लेता है, आप उन्हें पे करें। और जो एम्बेसी की फीस है $185 आई थिंक, कैनेडियन डॉलर्स, आप वो पे करो। इंश्योरेंस 10-15 हज़ार रुपये की हो जाती है, वो करो। सुकून से $400-500 से बड़ी गेम नहीं है, इसके अंदर आपका विजिट वीज़ा अप्लाई होना चाहिए। किसी को 12-15 लाख रुपए विजिट वीज़ा के लिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की और भी इंशाल्लाह हम सेशंस करते रहेंगे और कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। आज का सेशन में कल हम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।